सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज भी अपोजिशन से बात करने को तैयार है और माजी में भी तैयार थी। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने ये एक बड़ा इंकशाफ किया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च किया गया, धरना दिया गया, उस वक्त भी वो मुज़ाकरात करने पर तैयार थे। उन्होंने कोशिश भी की और आज भी मुल्की मफाद की खातिर मियां नवाज शरीफ मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब को ये तजवीज़ पेश की गई बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से कि अपोजिशन की जानिब वो मुफाहमत का हाथ बढ़ाएं और अगर उसमें उन्हें कामयाबी मिलती है तो ना सिर्फ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है बल्कि मुआशी इस्तेहकाम भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन इस वक्त पुरुमीद है कि उनके बानी चेयरमैन को जल्द ही ज़मानत मिल जाएगी। लतीफ़ खोसा साहब कल एक TV प्रोग्राम में इस बात का दावा कर चुके हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन को अब रिहाई मिलने वाली है। तो अगर वो रिहाई मिल जाती है और ज़मानत उनकी कामयाब हो जाती है तो फिर इन डायलॉग्स की क्या अहमियत रह जाएगी? क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन डायलॉग्स में कोई दिलचस्पी रखेगी या नहीं? फिर उसका जवाब क्या होगा? ये भी अपनी जगह पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को न सिर्फ अपोजिशन एक्सेप्ट कर रही है बल्कि इसका पार्ट भी बनती जा रही है। कायमा कमेटियों की सरबराही अब तकसीम होनी है और उसमें फैसला ये सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून को 13 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी, सदारत मिलेगी और पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 8 कमेटियों की सरबराही मिलनी है। तो अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये सरबराही एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर इस निज़ाम को बाकायदा तौर पर क्या कबूल कर लेगी? फिर इसी निज़ाम के खिलाफ वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं, तो फिर उस एहतजाज में उनका बयानिया क्या होगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज प्रोग्राम में अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो कादिर खान साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत पहले भी तैयार थी अपोजिशन से बात करने को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायलॉग करने को, और आज भी तैयार हैं। तो अब अगर ये बातचीत शुरू होती है तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में कुछ लचक होगी, कुछ वो एक स्टेप पीछे हटेंगे या फिर वही पहले की तरह जवाबनामे में होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, 2018 का नतीजा न कबूल करते हुए भी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने असम्बली के फ्लोर पे इमरान खान साहब को ऑफर किए, आइए मिसाक की मईशत पे बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब में क्या मिला? क्या गाली गलोच अब सबके सामने। और अभी पिछले ही हफ्ते एक TV चैनल पे तहरीक इंसाफ के सीनियर तर्जुमान रऊफ हसन साहब से जब सवाल किया गया है एंकर ने कि आप ये बता दो कि अपोजिशन के साथ यानी मौजूदा हुकूमत के साथ, इत्यादियों के साथ तो आपका शर्त है कि मैंडेट वापस करें तब बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, क्यों? और वहाँ कोई शर्त नहीं है। तो जवाब में इन्होंने ये कहा कि या सियासी पार्टियों से हमें कुछ नहीं मिलना है, जो कुछ मिलना है हमें इस्टेब्लिशमेंट से मिलना है। माजी में जिस तरह कोर कमांडर हाउस पेशावर पे, कोर कमांडर हाउस लाहौर पे, जिन्ना हाउस पे, शहूदा के यादगारों पे, जहाँ सब चीज़ को जलाने के लिए जो बेताब थे, जो तरगीब दी गई है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, और अभी ईद से एक हफ्ता पहले वज़ीर आला बमाए काबीना कोर कमांडर हाउस में बाकायदा ब्रीफिंग और हिदायत के लिए वहाँ पहुँच गए। अब बाज इनके साथियों को ये कहना है कि चूंकि सिक्योरिटी का मसला था, तो भाई ये बात तो आपको पहले पता होना चाहिए, और सिक्योरिटी का मसला है तो आपकी काबीना का क्या ताल्लुक थे जो सब ब्रीफिंग के लिए जो ना पहुंच गए। तो अगर एक सियासी जमात का रवैया इस तरह हो कि वो सियासी जमातों को तो डाकू और चोर कहे और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बेताब रहे, कल परसों भी गौर खान साहब के बयान आप देख रहे हैं जो उन्होंने कहा कि अभी हमारा रब्ता नहीं हुआ, अगर हुआ तो हम आपको बता देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने अपने कारकुनों को जो इस वक्त भी जेलों में हैं, जो फौजी अदालतों की ट्रायल जो बर्दाश्त कर रहे हैं और खवातीन जेलों में हैं, और जिस तरह पेट्रोल बम और लाठी और ये सारी चीज़ें जो उनके हाथ में दी है, उनका क्या बनेगा? आपने उनको सिर्फ अपनी सियासत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए, अपनी तरफ झुकाने के लिए आपने ये सब कुछ कराया। और आपको याद होगा उन्होंने ये कहा जब 9 मई का वाकया हुआ, उसने बोला ऐसे वाकयात बार बार होंगे। और फिर उसके बाद अभी मैं कल देख रहा था TV किस चैनल में, हफीजुल्लाह नियाजी साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने रो पड़े। यकीनन एक सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर तजनिगार है,
और वो अपने बेटे को जो ना वो नहीं संभाल सके इस वजह से कि उन्होंने इस तरह जो ब्रेन वॉश किया होता, और वो जिस तरह वो कोर कमांडर की वर्दी लेके बाहर आ गया, तो वो ट्रायल का तो सामना कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोगों को जो मरवाने के लिए ने सब कुछ किए, आज क्यों बेताब है इनके साथ बात करने के लिए? मैं ये नहीं कहता हूँ बात नहीं करना चाहिए, मगर आपने वरगलाए भी तो उनके खिलाफ, आपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौजी अदारों के खिलाफ, जिस तरह भी रऊफ हसन साहब के बयान का आपने हवाला दिया, उसी तरह रऊफ हसन साहब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो 9 मई के वाकयात की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो लोग उसमें शरीक हैं, ठीक है, उनको सजा दें, लेकिन जो लोग उसमें शरीक नहीं है, जिन पर फिर पॉलिटिकल केसेस बनाए गए, कम से कम वो केसेस तो फिर खत्म करें, तभी कोई डायलॉग की राह कोई निकल सकती है, कोई वे आउट इसका निकल सकता है। लेकिन ऐसा कोई शर्त नहीं रखा है मैंने, ये भी शर्त नहीं रखा है, जो कि ये शर्त जायज है, बिल्कुल मैं इसकी हिमायत करता हूँ। जो लोग मुलवस नहीं है, जो लोग बेगुनाह हैं, उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन ये रिहाई भी तो प्रोसेस में होगा। लेकिन अपोजिशन के साथ यानी हुकूमत के साथ आपने ये शर्त तो रखी है कि हमारी मैंडेट वापस करें। कौन सी मैंडेट? मैंडेट तो हमारे पास नहीं है। आपने अगर मैंडेट चुराई है तो वो जेयूआई की चुराई है पुख्तनख्वा में। आपने अगर मैंडेट चुराई है तो पुख्तनख्वा में पीपल्स पार्टी और नून लीग की चुराई है। आपका मैंडेट तो किसी ने नहीं चुराई। हाँ, आपके मैंडेट अगर बात जगह चुराई है तो कराची में एमक्यूएम ने चुराई है। तो बात यह है कि ये सारी बातों के बजाय कम से कम यही शर्त रख दे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नहीं वहां बेताब है कि किसी तरीके से अब, क्योंकि माजी का 2018 में भी ये वही गेट नंबर 4 के जरिए आए थे इख्तिदार में। अब उनको पता है कि ये सियासी पार्टियां कुछ नहीं दे सकती, जो कि क्लियर कट रऊफ हसन साहब की आप इंटरव्यू सुना सकते हो, तो उन्होंने क्लियर कट कहा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ऐसी पार्टी जो अपने कारकुनों को इश्तियाल में ला के वरगला के हमले करा है फौजी तनसीबात पे, कोर कमांडर पे, और खुद अपना उदू सीधा करने के लिए बेताब है मुज़ाकरात के लिए। ठीक है, तो कामरान मुर्तज़ा साहब, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहती है, आप भी इस वक्त अपोजिशन में हैं, आप भी उन्हीं की तरह सड़कों पर आ रहे हैं, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं 8 फरवरी को लेकर, तो आप लोग ये सियासी जमातें जो कि माजी में आपकी हलीफ भी PDM में रही हैं, इनसे करना चाहते हैं बातचीत? ये कोई आपके लिए मुफाहमत का पैगाम लेकर आते हैं तो कोई इनिशिएटिव ऐसा होता है, तो उस पर आप लोग का जवाब क्या होगा, या आप भी फिर एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे फाइनल? देखिए, हम एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। हम बात को कि असल मसला जो है एस्टेब्लिशमेंट है, मगर हम बात करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। पॉलिटिकल पार्टी ये श्योर कर दें कि आडिट पे, इलेक्शन की आडिट पे बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी ये श्योर कर दे, PTI ये श्योर कर दे। PTI जो है ना वो कहती है, मगर अभी तक उसने किया नहीं। हमने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आप एश्योरेंस दे दें, आपका CM जो है ना एक लेटर लिख दे चीफ जस्टिस को कि एक कमीशन अपॉइंट कर दे, और उसमें जो है 10% तकरीबन जो है ना वो, मेरा ख्याल 10% है, मगर इस पे बात हो सकती है। 10 से 12 हो सकता है, 10 से 8 हो सकता है। तो वो जब इस पे ऑडिट पे जो है ना वो कोई कमिटमेंट कर दें कि इस पे भी ये भी एजेंडे में शामिल हो सकता है। अच्छा, कानून साहब, टीवी टॉक शोज में तो रोजाना की बुनियाद पर ये लोग कमिटमेंट्स कर रहे हैं। कल भी शोएब शाहीन साहब साथ मौजूद थे मेरे, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई एतराज ही नहीं है, JUI इस पर इनिशिएटिव ले। अब इनिशिएट आप लोगों को करना है या उनको करना है? ये मामला अटका हुआ है। या तो उनको समझ नहीं आ रही है, समझना नहीं चाह रहे, ये बात करनी है CM साहब ने एक खत लिखना है अब अपने चीफ जस्टिस को, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि ये इशू यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, और ये चूंकि बड़े पैमाने की एक रिगिंग का मसला है, तो इसलिए आप जो है ना कोई एक कमीशन अपॉइंट कर दीजिए, एक जज को स्पेयर कर दीजिए इस काम के लिए, ताकि हम उसको ये मैंडेट दे सकें, तो बात खत्म हो जाएगी। बल्कि वो इनिशिएटिव ले, और उस इनिशिएटिव लेने के नतीजे में दूसरे सूबों में खुद ब खुद बाकी लोगों को भी लेना पड़ेगा, मगर वो कहते हैं मगर करते नहीं हैं। तो इसी तरह से बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये भी कह दें कि जी ठीक है, हाँ इस पे बात हो सकती है, तो हमें क्या जरूरत है कि खामखा जो है ना वो सड़कों के ऊपर फिरते रहें। सड़कों के ऊपर वो हमने कभी एक तशीन में जलसा किया, बड़ा जलसा किया, उसके चंद दिन में जो है कराची में करना जा रहे हैं, तो वो सारा मामला जो है वो हीटअप होता जाएगा। और तो, फिर कमल साहब, ये जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके आप लोगों के पास कुछ यानी इलेक्शन में कोई धांधली वगैरह के गड़बड़ के कुछ सबूत भी हैं या नहीं, इसका आप जवाब भी दीजिएगा। जरा कुंडी साहब का एक जुमला मैं आपको फैसल करीम कुंडी साहब का सुनाना चाह रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा, फोन कर दीजिएगा, ज़रा सुनाइएगा। तो ये अब कामरान साहब सबूत हैं आप लोगों के पास, तो जो मुतल्लिका फोरम है उस पर ले जाएं तो शायद PTI से दरखास्त करने की आप लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब तो कुंडी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो भी ये कह रहे हैं कि अब आप सबूत पेश करें, सबूत के साथ आकर बात करें, ये ज़बानी कलामी बातें तो बहुत हो गई हैं।
कुंडी साहब जो है ना वो मौलाना की सरबराही में जो PDM था उसमें काम करते रहे हैं, और अब उस वक्त तो इनको सबूत याद नहीं आया करता था कि, और मुतलका फोरम भी याद नहीं आते थे, मगर स्टिल जो है ना मुतलका फोरम अब जो रह गया है वो ट्रिब्यूनल रह गया, और ट्रिब्यूनल में जो है ना वो अगले 5-7 साल तक जो है वो फैसला नहीं हो पाएगा, और उसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं, उसमें पिटीशन के लिए क्रिमिनल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, और उसको कुछ साबित करना जो है ना वो फिर एक आसमान से जुए शीर लाना है। तो आसान तरीका है, यहाँ बड़े पैमाने पर रिगिंग का मसला है, और बड़े पैमाने पे जो रिगिंग का मसला है उसके साथ एक और शर्मनाक जो है ना वो इल्ज़ाम था, मैं इसको नहीं कहता कि हकीकत, मगर शर्मनाक इल्ज़ाम पैसों के हवाले से जुड़ा। तो इसलिए बेहतर ये है कि कोई हाईकोर्ट का जज उसको इकट्ठे उसमें एक मामले में जो है वो देख ले। ये भी नहीं कहता, मैं इस बात पे भी इंसिस्ट नहीं करता कि हम हर सूरत में सच बोल रहे हैं, अच्छा। हम हर सूरत को प्रूव कर सकते हैं, मगर अगर ये सच निकल आया तो फिर उसके बाद क्या शर्मनाकी नहीं होगी पाकिस्तान के निज़ाम या पाकिस्तान में? ये सब लोग नहीं जानते कि 76 सालों में हर दफा जो है ना जब भी इलेक्शन हुए कोई ना कोई रिगिंग हुई है, कोई ना कोई बताया हमने। तो ये एक तो मामला आगे खत्म होना चाहिए, हर अदारे को अपने ना वो दायरे जाना चाहिए जो दस्तूर ने मुकर्रर कर दिया है। दूसरा जो है कम से कम इसी के हवाले से सवालात हैं उनको सॉल्व होना चाहिए। अगर हम गलत कह रहे होंगे तो अगले 3 महीने में ये बात खत्म हो जाएगी ना, फिर बाकी जो 4 साल और 9 महीने, ये 8 महीने उस वक्त तक रह गए होंगे या 7 गए होंगे, आराम से मत करें, हम अपोजिशन में बैठ के इनको ताउन भी देंगे। ठीक है, तो कादिर मंदूखिल साहब, आप तो खुद ये इस निज़ाम के जो इलेक्शन का निज़ाम था, इलेक्शन डे था, उसके इफेक्टी हैं, और ज़ाहिर है कि आपके पास भी आपके हलके में जो गड़बड़ हुई है उसके बहुत सारे मौजूद थे, वीडियोस भी आई और काफ़ी सारे फॉर्म्स भी आपके पास मौजूद थे, और आपको भी एतराज़ था कि वहाँ से जीते आप में, लेकिन नतीजा तब्दील हुआ है। तो ये फिर इस कम अज़ कम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या JUI का मौक़िफ़ है, इस पर फिर जो कुंडी साहब ने जिस तरह तनकीद किया है, जिस तरह सबूतों का मुतालबा किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है, या फिर जो निज़ाम से शिकायतें आपकी जो कमियाँ या खामियाँ रह गई थी 8 फरवरी को, उसको आप लोग चाहते हैं कि वो खामियाँ भी दूर की जाएँ? शौकत बसर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी कुंडी जी कादिर मंदूखिल साहब। देखिए, कमरा मुर्तज़ा साहब, मौलाना साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, और कुंडी साहब की उन्होंने बात की, कुंडी साहब ने उनके अंडर काम किए उस PDM के जिसकी बुनियाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी, और उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन अब भी हुआ, ये उसके बाद की बात है। अच्छा, मौलाना साहब के जो सीटें हार गए थे अपने आबाई इलाके से या पख्तूनख्वा की दूसरे इलाकों से, उनकी बेनिफिशरी जो है ना वो PTI है, और तहरीक को शुरू करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब दूसरी बात, मौलाना साहब इलेक्शन के बाद उनकी हमारी एक इत्याद हुआ सेनेट की सीटों पे वफाक में और बलूचिस्तान में, और फिर जब मौलाना साहब ये ऐलान कर रहे थे या बलूचिस्तान असम्बली को 70 अरब 80 अरब में बेचने की बातें कर रहा था, उससे एग्जैक्ट एक दिन पहले वजीर आला सरफराज बुखरी साहब से मुलाकात भी हुई है। अच्छा, फिर मौलाना साहब ने ये कहा कि भाई ये जिस असम्बली पे या जिस असम्बली के सरबरा, हुकूमत के सरबरा के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो कि उसने 70 अरब 80 अरब रुपए में असम्बली खरीदी है, उन्हीं से आप एक दिन पहले मुलाकात भी करें। चलो कर लिए मुलाकात। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपके सामने आदाद शुमार रख देता हूँ। मौलाना साहब अपने आबाई इलाका डी खान से तो हार गए, जिस सूबे पे इल्जाम लगा रहे वहां से वो जीत गए पिशीन की सीट से, और फिर उसके बाद जोब की सीट मेरे आबाई इलाका है, वहां से बाकायदा जो ना शहीद उस्मान काकड़ साहब की बेटे का रिजल्ट फॉर्म 47 ऐलान हो गया था कि वो जीत गए, खुशहाल खान काकड़। 2 दिन बाद मौलाना साहब का जो MNA वो जीत गया, और उसी हल्के से MPA 35 साल बाद मौलाना साहब की पार्टी ने जीता है, और फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान असम्बली बिक गया। आप पुख्तनख्वा असम्बली मुकम्मल आप हार गए, जिसके बेनिफिशरी PTI है। बलूचिस्तान में आपने माजी से ज्यादा सीटें ले ली है, और 2 दिन बाद रिजल्ट बदल के आपको जोली में दे दिया है। 35 साल बाद आपको MPA दिए दिए, खुद आपको पिशीन से जिताया गया, आप कहते हैं ये बिक गए। तो ये तो जरा सोचने वाली बात है। सही। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे मौलाना साहब न तो वो PTI की तरफ जा रहा है, न मौजूदा हुकूमत की तरफ जा रहा है। ये आखिर मौलाना साहब चाह क्या रहे ना, ये भी आप बता दें, वो चाहते क्या है। उन्होंने ऐलान करना था और हुकूमत के खिलाफ, और वो ऐलान भी उस वक्त जिस सूबे से वो खुद जो है ना वो दूसरी जगह से जीत गया है, वहां उसके खिलाफ ऐलान करने जा रहे हैं। करे, ये जमहूरी हक है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन फिर इन्हीं इलेक्शन के बाद में दोबारा रिपीट करो, आप पीपल्स पार्टी से एहतियात भी कर रहे हो, जिसके खिलाफ आप 70 अरब 80 अरब के इल्जाम लगा रहे हो, और फिर
आपके पास इतने अच्छे वकील है कामरान मुर्तजा साहब, आप जाइए सबूत के साथ हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में, आप सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर ले, ठीक है, और ये सबूत है। लेकिन ऐसी सबूत का अगर आप सबूत नहीं करेंगे तो ये भी कामरान मुर्तजा साहब हमारे मोहतरम है, सीनियर वकील है, इनको भी पता है कि डैमेजेस का केस भी बनता है। ये भी फिर पीपल्स पार्टी का हक है कि हम डैमेजेस का केस दाखिल करें। इतना बड़ा इल्जाम आप 70 अरब 80 अरब रुपए के, अब इस इल्जाम की बुनियाद क्या थी और आप मौलाना साहब की जमात की आगे है क्या? तो अब ज़ाहिर है यकीनी तौर पर कामरान मुर्तजा साहब भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कामरान साहब को मौका देते हैं कि आखिर अभी मौलाना साहब की आगे हिकमत अमली होगी क्या। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कामरान मुर्तजा साहब, कादिर खान मंदुखेल साहब, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, ये मौलाना साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, ये इसकी बुनियाद क्या है, क्या सबूत हैं आपके पास? अब वो ज़ाहिर है बार बार सबूत का तकाजा मुतालबा होता है, किसने असेंबली बेची, किसने ख़रीदी, किस मालूमात की बुनियाद पर मौलाना साहब ने ये इल्ज़ामात लगाए? ये मालूमात कादिर साहब को भी दी जा सकती है, आपको भी दी जा सकती है, मगर टीवी पे ना मांगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस पे ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि फिर जो ना फिर हम सब का सर जो है वो सर शर्म से झुक जाएगा। और इस सवाल लोग उठाए भी गए। इसको कादिर साहब को कहें कि मेरे साथ चले, आप मेरे साथ चले, और हर एमपी हर एमएनए जो भी आया हुआ है, जो जीता हुआ है, उससे ऐसी प्राइवेटली गपशप करते हैं, आपको पता चल जाएगा सारे मामले में कि किसने बेची, किसने खरीदी, पैसों की ट्रांजेक्शन किस तरह से हुई, ये सारे पूरे बलूचिस्तान को पता है। बलूचिस्तान के सारे लोग इन मामलों को जानते हैं। एक और बात उन्होंने शहीद उस्मान के हवाले से, उनके बेटे के हवाले से बात कर दी कि जी शायद वो सीट उनको दे दी है। फिर हमारी बात को तो इन्होंने इम्प्लाइडली जो ना मान लिया ना कि फिर ये सीट अगर वो हमें 2 दिन बाद मिल गई है तो इसका मतलब ये हुआ फिर किसी और को जो ना वो 1 दिन पहले मिल गई होगी। कोयटा की सीटों में ऐसे ऐसे लोग जो है ना उनको इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया है जो 13वें नंबर पे थे, जो 7वें नंबर पे, बाकी तो इनको तो छोड़ दीजिए। कोयटा कचहरी में कोई शख्स जो है ना ये बिलीव करता है कि मुझे जो ना वो अंदर ना छोड़ा जाए, जहाँ मैंने 40 साल जो है ना वो प्रैक्टिस की। ये हम आरओ से मिलने जो ना वो इंटर नहीं हो सकते थे, आरओ गायब थे सारे, ये मिसिंग थे, मिसिंग पर्सन्स के साथ ये मिसिंग हो गए थे। और उसके बाद ये कहीं बैठे हुए और जो ना रिजल्ट कंपाइलेशन होती थी। कोयटा में रहते हुए मुझे आज भी मालूम है कि ट्रेजरी में आज तक जो ना वो वोटों की जो है वो सेटिंग और एडजस्टमेंट जारी है। बात खत्म हो गई है। ट्रेजरी में आते हैं लोग, रात को अभी भी आते हैं, और उसको जो ना वो जिस तरह से फॉर्म 47 बना हुआ है उसको इनकॉन्सोनेंस जो है ना करने की कोशिश, तो बहुत सारे सबूत दिए जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि टीवी पे बैठ के ना मांगे और वो कमीशन के अंदर मांगे कि बहुत यानी कमीशन में आप ये सबूत पेश कर देंगे और सबूत आप लोगों के पास मौजूद हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर आप मंदुखेल साहब से या कुंडी साहब से या जो और कोई रहनुमा अगर डिमांड करेगा तो आप उनको भी दे देंगे। अच्छी बात है। बसरा साहब, ये हो सकता है कि 1-2 दिन में आप तक कोई मुफाहमत का पैगाम पहुँचे, कोई बानी PTI तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि जी आएँ ज़रा बैठ कर बात कर लें, जो मसाइल हैं उसको हल कर लें, कुछ सियासी इस्तेहकाम की बात कर लें ताकि मईशत भी मजबूत हो सके। तो ऐसा कोई पैगाम आप लोगों तक आता है हुकूमती प्लेटफॉर्म से तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? एक शर्त है ये एक बात को इंडोर्स करता हूँ। अच्छा, अब रही बात डायलॉग वाली, मुज़ाकरत वाली, तो कौन इससे इनकार करता है? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है और जाल साजी के साथ एक मसनूई निज़ाम बनाया गया है, जो कामरान मुर्तजा साहब बात कर रहे हैं, कितनी खौफनाक बात है कि आप कहने को कहें कि जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम है, अवाम के पास आप राय लेने के लिए गए थे कि आपके कौन से नुमाइंदे होने चाहिए। वहाँ पे अगर वोट उन्होंने दिया है शौकत बसरा को, मुझे अगर 1 लाख से ऊपर वोट देते हैं और मेरे हल्के में 3रे नंबर पर साबिक आमर डिप्टी जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो 3रे नंबर पर 58,000 वोट से है, आप उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो मुझे बताइए कौन सा निज़ाम, कौन सी अदालत, कौन सा कानून? तो फिर तो ये तो मुआशरा ना हुआ ना, कि जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो मुआशरा आगे नहीं जा सकता। हाँ, हम बात करेंगे, लेकिन बात हम उनसे करेंगे जो इनको लेकर आए। हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे जिन्होंने इन नमूनों को मुसल्लत किया, चलती हुई मैशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और वो किन लोगों को लेकर आए जो 5-5, 6-6 बारी आजमाए हुए हैं, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है और जिनके पास ना इक़्तिदार है
ना इख्तियार है, ना फैसला कर सकते हैं, ना हमसे केपीके की हद तक तो अब आप भी 2 बार आजमाए जा चुके हैं और जाहिर है वहां जिस तरह एक क्लीन स्वीप वाला रिजल्ट आप लोग के हक में आया, तो कामरान मुर्तज़ा साहब की आप बातों को इंडोर्स कर रहे हैं। अगर वो केपीके पर सवालात उठाते हैं तो वो सवालात दरअसल आप लोग की सीटों पर ही, आपके मैंडेट पर उठते हैं। पहली बात तो हमें 2 दफा मौका दिया, केपी की रिवायत है कि अगर वहां डिलीवर ना करें तो लोग दूसरी दफा मौका नहीं देते, चलें इस बात को भी छोड़ देते हैं। हमें तो जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पाकिस्तान में इतना जुल्म जबर किसी बदतरीन मार्शल में भी किसी जब आपके दूसरे टेन्योर में जब वहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही वो बारी आपको मिली थी तो फिर उसमें फिर JUI ने कैसे आप लोग को शिकस्त दी और बड़ी कामयाबी हासिल की? अरबाब भाई अगर मेरा जवाब मुकम्मल होने दे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आप जवाब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने हमारी पार्टी तोड़ दी, आपने लोग हमारे पार्टी का निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी गई, लीडर जेल में है, 50-50 लोगों पे पर्चे हैं, हमारा दूसरे या तीसरे नंबर का कैंडिडेट जो उसको मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, इमरान खान ने टिकट दिया, लोगों ने कहा जान अल्लाह की वोट खान दा। तो मेरे भाई जब ये आपका एक पूरी कौम का फैसला आ गया, उसके बाद भी अगर आप कहें कि आपके पास मैंडेट नहीं है, केपी की बात कर लेते हैं, आप चले दोहरा रहे हैं, हमारा चैलेंज है जौन सा हल्का ये कहें अपोजिशन वाले, मेरे भाई हम आज वो हल्का खोलने के लिए तैयार हैं, हम दूसरी बात भी नहीं करेंगे। तो फिर मैं उसी बात पे आता हूँ। अच्छा बसर साहब, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले कामरान साहब ने इसका बड़ा आसान सा तरीका भी बताया है कि आपके वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो सूबे के चीफ जस्टिस को एक खत लिखें और उसके बाद फिर ये मामला इनिशिएट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना है। ये टॉक शोज में जब आप जबरदस्त बात कर दी आपने जी, आपने जबरदस्त बात कर दी। ये कामरान साहब ने की है, मैंने नहीं की है, ये कामरान साहब को क्रेडिट दें। बहुत अच्छी बात की कामरान साहब ने और इसके ऊपर हम अमल करने जा रहे हैं। हमारी असेंबली का इजलास हो रहा है, उसमें हम रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करवा के हम लोग जा रहे हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास और उसके ऊपर एक कमीशन बना रहे हैं। अच्छा। और उसमें जो जो जाना चाहता जाए, हमारे तो खुद लोग जो वहां पर हमें सीटें हरवाई गई हैं MPS को पेशावर के अंदर, और हमारे जो MNS की सीटें हरवाई गई, हमारे लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल इस बात को हमने कबूल कर लिया, हमने मान लिया। यही हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ऑडिट करवा लें हल्कों का। बस साहब, ये अगर आप वाकई कदम उठाने जा रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा कदम है। बाकी सूबों पर बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा तो अब लगे तो कादिर मंदुखेल साहब से भी हमें पूछ लेते हैं कि सिंध हुकूमत भी ये करने जा रही है, मुराद अली शाह साहब भी कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं। फिर कादिर साहब, चूंकि सिंध में भी बहुत ज़्यादा मैंडेट पर सवालात उठे, JUI को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, PTI को भी कराची के मैंडेट पर, खुद आपको कराची के मैंडेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी देखिए, हम हवा में बातें नहीं करते। मेरे हल्के में फैसल वाडा साहब जो आज सेनेटर बने थे या सेनेटर काल्फ उठा लिए, उसने तो 2 महीने पहले मुझे बताया कि ये सीट मुस्तफ़ा कमाल को दे दी गई। आपको पता है, बाखबर आदमी है, मैं तो उसको पीर मानता हूँ। अच्छा। और बाखबर आदमी ने पहले ही बता दिया कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती, दे दी गई है। और फिर जो सबूत है मेरे पास वो भी सारे दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ। 25 से 30 हज़ार बैलेट पेपर काउंटर पार्ट समेत पाकिस्तान की तारीख में किसी हल्के में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, वो एक जुमला कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो कहा कि हमारे पास सबूत है, अब ये सबूत है कि आप एक MPA से पूछेंगे आपने सीट कैसे जीती है, वो MPA पागल का बचाया बताएगा कि मैंने कैसे सीट जीती, अगर उसने धांधली कराई भी है। और फिर उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी चेक की जा सकती है, पिछले ऐसे में किसने उसको कब कब कितने पैसे भेजे। तो कामरान साहब ने कुछ और भी ओ भाई सुन लो, खुदा का वास्ता, ये दोनों वकील है, वो ट्रांजैक्शन रिश्वत के कोई अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, अगर है तब भी क्या बात करते हो आप। लेकिन सवाल ये कि ये जाएंगे कब, 2.5 महीने तो गुजर गए, ये कब जाएंगे ताकि हमें भी केस का पता चल जाए, पहुंच जाए कि कोई सबूत मिल जाए, टॉक शो में ना बता दे। दूसरी बात ये कि शौकत बसरा साहब ने मनोन जो है ना वो अमल कर दिया है कामरान मुर्तज़ा साहब की बात पे। वो भाई आप ही तो उनके वो है बेनिफिशियरी हो, खैबर पख्तूनख्वा में खुद मौलाना साहब की सीट पे आप क्या बातें कर रहे हो। वो तहरीक आपके खिलाफ चलाएंगे, वो हमारे खिलाफ तो वो खड़े भी नहीं हुए। बिलावल भुट्टो साहब जिस हल्के से जीते हैं वहां 1 लाख वोट से ज्यादा उठे, और दूसरी मर्तबा जब वो सीट छोड़ी थी बिलावल साहब ने 2 सीटें जीती थी, वहां मौलाना साहब की या किसी PTI का कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ है। मैं शहदादकोट कंबर शहदादकोट की NA 196 की बात कर रहा हूँ, और हमारे कैंडिडेट ने 88,000 की लीड से जीता है और TLP के कैंडिडेट ने 2,700 लिए, हमने 91,000 प्लस लिए। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जहां बाजोड़ की सीट पे ये गए थे शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने उस नौजवान को जो उनको टिकट नहीं दिया गया था, रियान ज़ैब खान को, शहीद का,
और उनको बाकायदा ऑफर किए कि वजारत की उनके भाई को 4 नौकरियों की और घर बनाने का, उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। और फिर शेर अफजल मरवत साहब की सोशल मीडिया पे मैं वीडियो सुन रहा था, उसने बोला कि अगर ये जीत गए तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे साथ। अच्छा। और आज पीटीआई के वो भी हमारा है। ठीक है भाई, आपकी इमरान खान साहब ने जो खंबा खड़ा कर दिया, बकाउल आपके खंबा भी खड़ा करेंगे तब भी आवाम वोट देंगे। तो आपके खंबे को तो बुरी तरह से 27,000 वोटों से जो ने शिकस्त दिए उस नौजवान ने, जिसको शेर अफजल मरवत जो ने डिसोन करे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी में आने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि ये सारी जो बयानियात इनका पीटीआई को वो पिट चुका है। अब ये आप सिंध का, मैंने आपको बता दूं, ये काबिल भी नहीं थी कि कैंडिडेट खड़े कर सके। ठीक है, तो सिंध में आप मंदुखल साहब जरा कामरान साहब से भी जान लूं कि आप चूंकि उनके सबूतों से मुतमईन नहीं है, तो कामरान साहब कैसे मुतमईन करेंगे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इकदाम अब उठाने जा रही है तो उससे आप मुतमईन है? अभी बसरा साहब ने जो बताया कि जो आपने तजवीज़ पेश की थी, जो तरीका आपने बताया था, उसी पर अमल दरामद होने जा रहा है। वो बसरा साहब से भी जी। कामरान साहब, मसले का हल है जो बसरा साहब की तरफ से तारीख पूछे उनसे आ गई है, यही मसले का हल है। जब कोई आदमी इल्जाम लगाता है तो वो इल्जाम या दुरुस्त होता है या दुरुस्त नहीं होता, या किसी गलतफहमी का नतीजा होता है। तो तीनों बातों को प्रूव करने का तरीका होता है, और जब सियासी लोग होते हैं तो वो सियासी लोग रास्ता निकालते हैं, और सियासी रास्ता उसका यही है कि ऑडिट करवा लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे इल्जामात का जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब ये कमीशन अपॉइंट हो जाएगा। सही। दूसरा बात, एक प्रेशर आएगा बाकी 3 सूबों में, और 3 सूबों में भी जो है ना वो मामला दूध का दूध पानी का पानी बड़ी आसानी से होता है जब कोई कमीशन तीनों जगहों पे अलग अलग हो जाए, और उसमें जो है ना वो सिलेक्टिव हल्के जो है जिनके ऊपर ज्यादा। ठीक है, चले कामरान साहब, वक्त बस कम है तो मैं बसरा साहब से एक जुमला पूछ लूं कि बसरा साहब, ये कब से ये अमल दरामद होने जा रहा है जो अभी पूरा आपने एक लाहे अमल बताया? ये भाई, ये हमें जो सेशन आ रहा है हमारा केपी असेंबली का, हम कैलकुलेशन बुक कर रहे हैं सेशन में, और हम कंसेंसस के साथ उसको भिजवा रहे हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, और उसके चलें अब ये बयान बसरा साहब आपका ये रिकॉर्ड पर आ गया है जी, रिकॉर्ड पर सुने बात, और वो कमीशन बनने जा रहे हैं। किस चीज को शिकायत होगी पोस्ट में जाके जाए, और बहुत अच्छी कामरान मुर्तजा साहब ने बात कही है। देखिए, हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, मुझे हमदर्दी भी है मंदोखेल साहब से। अभी बात कर रहे थे फैसल बाडा साहब की, और भाई पर जलते हैं तो आपने हिम्मत ही नहीं है। वोट किसने दिया फैसल बाडा को? किसके वोटों से सेनेटर बना है फैसल बाडा? और इन्हें कहें ना कि अगर केपी असेंबली, चले बसरा साहब, इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद भी जरा गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, कामरान मुर्तजा साहब, कादिर खान मंदुखल साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आरिफ हबीब साहब जो कि पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन है हमारे साथ मौजूद होंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म को बड़ी अहम उन्होंने तजवीज़ दी, अब उस तजवीज़ पर किस तरह से अमल दरामद होगा, क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का बड़ा ही अहम दौरा किया। बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों में कुछ अहम तजावीज़ भी इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए उनको बिजनेसमैन की जानिब से दी गई हैं। आरिफ हबीब जो कि बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहा गया कि माजी में आपने जितने भी हाथ मिलाए हैं वो बड़े कामयाबी से हमकनार हुए, तो इस वक्त एक तजवीज़ है कि आप 2 हाथ और मिलाएं, और एक हाथ मिलाएं आप भारत से, और एक हाथ मिलाएं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तो उनको एक पॉजिटिव जवाब दिया गया, और इस बात की अहमियत इसलिए भी बिजनेसमैन के नज़दीक ज़्यादा है चूँकि मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अगर मुल्क को बढ़ना है तो उससे पहले सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आरिफ हबीब साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, और इन मीटिंग से क्या नतीजा निकाला, वज़ीर आज़म का दौरा कितनी अहमियत का हामिल था, और फिर आगे मईशत और सियासत को कितना मजबूत होते वो देख रहे हैं, इस पर ही उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। साहब, जो आपने तजवीज़ दी है, जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, और जो मुआशी इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुल्क को सामना है, इस तनाजुर में कितनी अहमियत के हामिल आपकी ये तजवीज़ है, और अगर वज़ीर आज़म इस पर थोड़ी सी पेशरफ्त करते हैं तो हालात किस जानिब जाते आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में? आई थिंक देखिए, ये मुश्किलात जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कोविड से गुजरा, कोविड से जो है वो आई थिंक वो अच्छा हैंडल करके निकले, लेकिन उसके बाद जब ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें जो कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ उसमें पाकिस्तान जो है वो फंस गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान में
जो है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, नो कॉन्फिडेंस हो गया, और फिर उसके बाद जाते जाते हुकूमत ने जो है वो कुछ मेरिट के अलावा फैसले कर दिए, फिर जो आए उन्होंने देर लगाई सही फैसले करने में, तो उससे काफी उसका जो है वो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, और उससे बहुत मुश्किल से अभी जाके हम जो है थोड़े से संभले हैं। तो उस चीजों के मद्देनजर ये था कि भाई हम बहुत ही अपनी मुखालफत में इतना एक्सट्रीम न जाएं, और ऐसा आपस में इस किस्म का जो है वो माहौल होना चाहिए कि आप जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक दूसरे से जरूर जो है वो एक्सप्रेस कर सके, लेकिन मामलात को मुल्क की मफाद में जो है वो बातचीत के जरिए हल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना हम पीछे जा रहे हैं ना। पाकिस्तान, हर आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे जा रहा है, तो हम अगर ये, और ये सबके जो हमने ये बात की, तो ये सबके दिल की आवाज मुझे तो लगी, तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भाई ये बात आपने जो है बिल्कुल सही की है। तो उसका मतलब हर शख्स के दिल की बात है वो, तो दिल की बात ये है कि भाई आप ये चीजें जो है वो करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोस्तों में भी होता है, हम बोर्ड की मीटिंग्स में भी होता है, तो उसका मतलब तो ये तो नहीं है कि एक दूसरे के जो है वो दुश्मन हो जाए और एक्सट्रीम तक मामला जो है वो चले जाए। लेकिन आरिफ साहब, सिर्फ ये हुकूमत की जानिब से इनिशिएट करने की अहमियत होगी या जो सामने वाला फरीक है उसके जवाब की भी अहमियत होगी, जो कि वहाँ से तो जवाब ना में ही आना है, जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम सामने रखते हुए ये बात कर रहे हैं। तो अगर वहाँ से जवाब ना में आता है तो मामला तो फिर वहीं पर रुक जाएगा, फिर डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि हमने आम इंतखाबात के बाद देखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने दावत दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तमाम उनका आज़ाद उम्मीदवारों को जो सबसे बड़ी तादाद में कामयाब हुए थे कि आए मिलकर हुकूमत बनाए, उन्होंने तो उस वक्त भी इनकार कर दिया। तो अब कैसे वो बातचीत पर तैयार हो जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली बेसूद होगी, ऐसे उनके लिए नहीं है, ये तो तमाम स्टेक होल्डर के लिए। ये नहीं है कि अडियाला के बासी का कोई जो है उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। उनकी भी जो है उतनी जिम्मेदारी है जितनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है। तो उनको भी मुल्क के खातिर जो है वो बिहेव करना होगा कि भाई अगर कोई बात है तो वो बात जो है वो प्रॉपर तरीके से बैठ के जो है वो की जाए, और इश्यूज पे जो है वो बात करके कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए दोनों को, और वो मुल्क के खातिर करनी चाहिए। अब उसमें यही है ना कि भाई आपको मुल्क के खातिर कुछ अपने आप के इंटरेस्ट को भी सेक्रीफाइस करना हो तो वो करना चाहिए। जी, तो आरिफ साहब, ये अब ज़ाहिर है 4.25 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। अभी तो आपने शहबाज शरीफ साहब को ये तजवीज़ दी, उन्होंने इस पर एक पॉजिटिव इंटेंट भी शो की। अब देखते हैं कि आगे उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन उस 4.25 साल दौर में क्या उस वक्त के वज़ीर आज़म को आपने ये तजवीज़ दी, चूँकि उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड था, वो अपनी अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थे, तो कोई ऐसी तजवीज़ उनके सामने भी कभी आपने रखी कि मुफाहमत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, मैंने कहा था जब हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और मिनिस्टर्स भी बैठे हुए थे, तो उस दिन जो है वो बख्तावर बीबी की शादी थी। अच्छा। मैंने कहा आप फोन उठाइए और जरदारी साहब को जो है फोन करके मुबारकबाद दीजिए उनकी बेटी की शादी की। उसी दिन जो है वो उनको कोविड हुआ था बिलावल साहब को, तो मैंने कहा उनको फोन करें और उनको उनके सेहत के बारे में पूछें। और उसी वक्त में जो है वो शहबाज शरीफ साहब की मदर का इंतकाल हुआ था, तो मैंने कहा उनको भी फोन करें और अफसोस करें। तो उन्होंने कहा मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने कहा ट्वीट नहीं, आप फोन करेंगे। अच्छा। तो इसको लोग बहुत ही ज्यादा जो है सराहेंगे। और उस दिन जुमा था, तो मैंने कहा ये मंडे को जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो 5000 पॉइंट ऊपर होगी अगर ये आप मीडिया में आएगा कि आपने फोन किया। तो बोला मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने कहा ट्वीट काफी नहीं है मेरी नजर में। तो बहरहाल उन्होंने फिर कहा कि भाई जो है वो आरिफ मुझसे वो कहो करने को जो मैं कर सकूं। तो मतलब उसको भी बात की हमने, यानी देखिए हमारा तो हम तो एक अपनी मासूमाना ख्वाहिश उनके सामने रखते हैं ना, वो तो हमारे लीडर्स हैं। सही। और वो लीडर्स हैं, हम कहें कि भाई हमारी ये ख्वाहिश है उनके सामने रखें, और वो फिर खुद भी जो है वो सारे मुहिब वतन है, उस चीज को समझते हुए वो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब जो है वो हमारे मुल्क के मफाद में अच्छे फैसले। तो आरिफ साहब, वो उस जुमे को उन्होंने तो आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब ये कल फिर जुमा आ रहा है, और अगर कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोई मुफाहमत का पैगाम ऐसा भेजते हैं, कोई इनिशिएटिव आपकी तजवीज़ पर अमल में आता है, तो फिर मंडे को फिर हम एक नया बूम देखेंगे स्टॉक मार्केट में, चूंकि वो तो पहले अभी 71-72 हज़ार के रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। कहा कि आपने जब जून में 2023 में
आपने IMF की MD से जब हाथ मिलाया था, जब हम बड़े डिफॉल्ट के करीब थे, और उसके बाद फिर आपने पीपल्स पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हाथ मिलाया, उसके बड़े अच्छे नतीजे हुए कि अब पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। तो उसमें $13 बिलियन की वैल्यू बढ़ गई है, 6 ट्रिलियन रुपीस जो है वो की वैल्यू रुपयों में बढ़ गई है। तो आप अगर ये आगे चीजें ऐसे और बेहतरी की तरफ है, अभी लगता है, मैं एक टर्म यूज करता हूं कि पहले जब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो है वो हेडविंड चल रही थी, बाद मुखालिफ चल रही थी, तो उसमें जो है बड़ी मुश्किलात पाकिस्तान को बड़े हिट लगा और बहुत मुश्किलात हुई, रुपया की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई और मसाइल पैदा हुए, हम डिफॉल्ट के करीब चले गए थे। अब जो है वो बाद मुखालिफ खत्म हो गई है। अब वो बाद मुवाफिक कहेंगे, क्या कहेंगे कि टेलविंड जो है वो टेलविंड अब चलती हुई नजर आती है, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे है, रुपया स्टेबल है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, करंट अकाउंट सरप्लस आया है। तो ये सब इंडिकेटर्स तो जो है पॉजिटिव है। इलेक्शन के बाद एक हुकूमत जो है वो स्टॉल हो गई है, तो फिर ये है कि अभी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स जो है उनके साथ अच्छी जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, तो ये इसके अंदर तो कुछ रोशनी नजर आती है। तो उस रोशनी को और मजबूत करने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ये कोई काफी नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो एक हुआ कि भाई हम जो एक डिक्लाइन था, वो डिक्लाइन जो है वो रुका है, और फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि डिक्लाइन से हम इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। ठीक है, तो आरिफ साहब, ये डिक्लाइन से जो रिकवरी अभी तक हुई है और जो आगे भी आप रिकवरी की बात कर रहे हैं, ये परमानेंट होगी या ये सिर्फ ये आर्जी होगी, ये टेम्प्रेरी होगी? जिन वफूद की आपने भी अभी बात की, सऊदी वफ्द आया, ईरानी प्रेसिडेंट आए, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट तो आए, अपने साथ साथ वो अमेरिका का प्रेशर भी लाए। अब माजी में हमारे सामने के पाकिस्तान की हुकूमतें वो प्रेशर लेती रही हैं, इस बार ये हुकूमत किस तरह मुख्तलिफ अंदाज से डील करेगी? चूँकि अगर वो प्रेशर लेती है तो फिर इन दौरों का तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। नहीं, आई थिंक ये काम अगर हम सही करते रहे तो ये सस्टेनेबल है। अच्छा, ये बिल्कुल पायदार होगी, और अगर हम बीच में हमने फैसले गलत कर दिए तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, ये समझा जाता है कि भाई आप अपनी लाइफ में, अपनी हम तो स्पोर्ट्स में भी जो है कि भाई अगर सही आप खेलेंगे तो आप रन बनाएंगे, अगर सही नहीं खेलेंगे तो जाहिर नहीं बना सकेंगे आप। तो वो तो है कि आपको मुसलसल जदोजहद करनी है और मुसलसल जो है राइट फैसले करने, सही फैसले करते जाने हैं और सबको यूनाइटेड होके करना है। ठीक है आरिफ साहब, इसके अलावा जो आप लोगों के बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में, वो भी आप लोगों ने रखे कि गैस और बिजली की कीमतों में कमी की जाए। अब उस पर उन्होंने कोई आपके मुतालबात को जायज़ तो करार दिया, लेकिन फौरी कोई फैसला नहीं किया, फौरी कोई हिदायत जारी नहीं हुई, बात अब अगले सेशन पर चली गई है। तो उम्मीद है कि कोई बेहतर पेशरफ्त होगी अगले सेशन में जब आप लोग इस्लामाबाद जाएंगे उनकी दावत पर। जी उसमें है, क्योंकि उसमें आपको याद होगा कि ये केयरटेकर पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल जो है वो बनाया था, वो SIFC से भी हो गया था, कैबिनेट से भी हो गया था, फिर वो IMF के साथ डिस्कशन में था कि जिससे वो इंडस्ट्री के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को ये 13 सेंट से जो है 9 सेंट लाने की बात कर रहे थे, और उस पर आई थिंक वो भी ये कीन है कि भाई ऐसा हो जाए ताकि जो है वो हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो और एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रुपए में स्टेबिलिटी आएगी, और रुपए में स्टेबिलिटी आएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो वो भी है। फिर इंटरेस्ट रेट का तो अब केस बन गया है कम होने का, और ये IMF ने खुद कहा है कि अगले साल पाकिस्तान का जो है इन्फ्लेशन रेट 12% से गिर जाएगा, मतलब ये 25% एवरेज जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का है, जो अभी आएगा अप्रैल का तो वो 17%, 17.5% आएगा नंबर, और ये अगर गिर के नए फाइनेंशियल ईयर में वो 13% एवरेज आ जाता है तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22% का इंटरेस्ट रेट 13-14% जो है के करीब आ जाए, उससे तो फिर काफी स्पेस पैदा होगा, और स्पेस पैदा होगा तो ये सब चीजें जो है वो पॉसिबल होंगी। इतना हमारे यहाँ जो टैक्स रेट इतना हाई है, तो टैक्स रेट हाई होने की वजह से, एनर्जी प्राइस हाई होने की वजह से और इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। अच्छा। और ये सब चीजें अगर ठीक रेशनलाइज होंगी तो फिर हमें
इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट होगी तो रोजगार लोगों के लिए के मौके जो है वो बढ़ेंगे। क्योंकि अब जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो ये तो होता है कि आइंदा जो है वो जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम होगी, लेकिन जो महंगाई हो गई है इसमें कोई ये नहीं होगा कि आप उसमें वो गिरेगा जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिसमें नेगेटिव इन्फ्लेशन हो। लेकिन ये चीज जो है रुक जाएगी, लेकिन फिर लोगों की के लिए जो है वो सहूलत जब होगी कि लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़े। जब रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो उनकी वेजेस भी बढ़ेंगी, और उनकी वेजेस बढ़ेंगी तो वो फिर ये महंगाई को जो हो चुकी है उसको बेहतर तरीके से वो डील कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब ने पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद थे, और बिज़नेस कम्युनिटी की इस वक्त पूरी सपोर्ट इस मौजूदा हुकूमत के साथ है। जो तजावीज़ बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से हुकूमत को दी गई हैं, अब देखना होगा कि कब उन पर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होती है और फिर उसका दूसरे फरीक यानी अपोजिशन की जानिब से क्या जवाब सामने आता है। तो आने वाले दिनों में इस पर हम मज़ीद भी डिस्कशन करते रहेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।